केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। रात के 10 बज चुके हैं और ये वक्त है आपको कुछ ऐसी खबरें दिखाने का जो दावा है ना आपने कहीं देखी होंगी और ना ही कहीं सुनी होंगी। बात करेंगे दिल्ली ब्लास्ट की। दिल्ली धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, आतंक के तार लगातार खुलते ही जा रहे हैं। जांच में अब सामने आया है कि सफेद कॉलर आतंकियों का कनेक्शन मेवात से जुड़ा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों को अब जो 4 ऐसी कारें मिली हैं, इनमें से हर एक कार का सुराग हरियाणा के मेवात और फरीदाबाद से जुड़ रहा है। धमाके में इस्तेमाल हुई i20 कार से लेकर ब्रेजा, इको स्पोर्ट्स और स्विफ्ट तक हर गाड़ी आतंक के नेटवर्क की गवाही दे रही है। यानी देश की राजधानी में हुए ब्लास्ट का सिरा सीधे हरियाणा और मेवात तक जा पहुंचा है। देखिए, सामने आ रहा है कैसे आतंक का मेवात कनेक्शन। दिल्ली ब्लास्ट केस में जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों की जांच में सामने आया है कि सफेद कॉलर आतंकियों के मंसूबे बेहद खौफनाक थे। आतंकी देश को दहलाने की मंशा पर काम कर रहे थे। सफेद कॉलर आतंकी देश के कई हिस्सों में एक साथ धमाका करना चाहते थे, लेकिन आतंकियों का मंसूबा पूरी तरह से सफल नहीं हो सका। आतंकी इससे पहले कि देश को जलाने की कोशिश करते, सुरक्षा एजेंसियों ने इनकी कमर तोड़ दी, इनका नेटवर्क ध्वस्त कर दिया। अब सुरक्षा एजेंसियों की जांच में आतंकियों का मेवात कनेक्शन सामने आया है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली धमाके में इस्तेमाल i20 समेत सभी कारों का सीधा कनेक्शन मेवात से जुड़ा है। सबसे पहले आपको उन 4 कारों के बारे में बताते हैं जिसका इस्तेमाल आतंकी देश को दहलाने के लिए कर रहे थे। अभी तक दिल्ली ब्लास्ट में 4 गाड़ियों का जिक्र सामने आया, लेकिन उनमें से 3 गाड़ी मेवात रीजन से ही बरामद की गई। जी हां, फरीदाबाद से बरामद की गई। सबसे पहले स्विफ्ट डिजायर गाड़ी, जिसके अंदर से असॉल्ट राइफल, जिंदा कारतूस और मैगजीन बरामद की गई। दूसरी गाड़ी बरामद की गई इको स्पोर्ट, जो कि फरीदाबाद के खंडेवाल एक गांव है वहां से बरामद की गई। और तीसरी गाड़ी उसी अल-फला यूनिवर्सिटी से बरामद की गई ब्रेजा गाड़ी। और इन तीनों गाड़ियों में से 2 गाड़ी एक महिला डॉक्टर शाहीन की बताई जा रही है। लेकिन इस ब्लास्ट में गाड़ियों का रोल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चौथी गाड़ी, जो कि i20 गाड़ी है, जिसके अंदर विस्फोटक था, अमोनियम नाइट्रेट था, जो कि मेवात के मुंह से लिया गया था, वो ब्लास्ट होता है और वो दिल्ली के लाल किले के बाहर ब्लास्ट होता है। तो ये 4 गाड़ियां, जिनमें से 3 गाड़ी मेवात रीजन से थी और कहीं ना कहीं मेवात का इस दिल्ली ब्लास्ट को लेकर कनेक्शन बहुत हद तक स्टैब्लिश होता नजर आ रहा है। कार नंबर 1 सफेद हुंडई i20, नंबर HR26 CE 7476। कार में सवार था आतंकी उमर। सोमवार की शाम लाल किले के पास जिस कार में धमाका हुआ वो i20 कार थी। इस कार को आतंकी उमर चला रहा था। उमर का एक सीसीटीवी सामने आया है जिसमें वो मेवात के रास्ते फरीदाबाद आ रहा है। ये सीसीटीवी फिरोजपुर झरिका के एक टोल नाके का है। इसी टोल से उमर की i20 कार गुजरती दिख रही है। ये सीसीटीवी फुटेज दिल्ली ब्लास्ट वाले दिन का ही है, यानी सीसीटीवी तस्वीरों से साफ हो गया है कि आतंकी उमर हरियाणा के मेवात गया था। कार नंबर 2 लाल रंग की इको स्पोर्ट, नंबर DL10CK 0458। सुरक्षा एजेंसियों ने फरीदाबाद के खंडावली गांव से लाल रंग की इको स्पोर्ट कार बरामद की थी। ये वही लाल रंग की इको स्पोर्ट कार है जिसको लेकर दिल्ली, हरियाणा और यूपी में अलर्ट जारी किया गया था। खुफिया एजेंसियों को शक था कि इस कार में विस्फोटक
और सबूत छिपे हो सकते हैं। जिस फार्म हाउस से लाल रंग की इको स्पोर्ट कार मिली है, ये फार्म हाउस भी आतंकी डॉक्टर उमर के करीबी दोस्त का है। कार पर लगे फास्टैग और रजिस्ट्रेशन दोनों उमर के नाम से जुड़े हैं, लेकिन इस कार को फर्जी पते पर खरीदा गया था। कार नंबर 3 स्विफ्ट डिजायर। तीसरी कार स्विफ्ट डिजायर की कहानी और भी खौफनाक है। ये वही कार है जिसमें AK-47 बरामद हुई थी, जिसने जांच एजेंसियों को चौंका दिया था। 8 नवंबर को इस केस में पहली स्विफ्ट कार ही बरामद हुई थी। ये कार भी डॉक्टर शाहीन के नाम पर थी और इसे डॉक्टर मुजम्मिल इस्तेमाल करता था। इसी कार से पहली बार 8 नवंबर को क्रिनकॉन राइफल, पिस्टल, मैगजीन और गोलियां बरामद की गई थी। कार नंबर 4 ब्रेजा, नंबर HR87U 9988। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़ी वो सिल्वर ब्रेजा कार भी मिल गई है, जिसकी तलाश पुलिस को थी। पुलिस को ये सिल्वर ब्रेजा कार अल फलाह यूनिवर्सिटी से मिली है। डॉक्टर टेरर मॉड्यूल में यही वो चौथी कार थी जो अब तक मिसिंग थी। इसे लेकर कहा जा रहा था कि इसमें विस्फोटक हो सकते हैं। फिलहाल कार की जांच जारी है। ये कार भी डॉक्टर शाहीन के नाम पर रजिस्टर्ड थी। कुल मिलाकर फरीदाबाद डॉक्टर टेरर मॉड्यूल की जांच में इन सभी कारों का कनेक्शन मेवात और फरीदाबाद से जुड़ा है। सुरक्षा एजेंसियों की जांच में साफ हो गया है कि इन गाड़ियों का इस्तेमाल दिल्ली NCR में रेकी, विस्फोटक की सप्लाई और आतंकी साजिश की योजना में किया गया था। बहरहाल दिल्ली धमाके में इस्तेमाल कार के अलावा जितने भी संदिग्ध पकड़े गए हैं, उन सभी के संबंध कहीं न कहीं मेवात, फरीदाबाद और नूह से जुड़े हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस केस में अहम कड़ी मौलवी इश्तियाक को भी मेवात से ही गिरफ्तार किया है। मौलवी इश्तियाक जैसे मोहम्मद और अंसार गजावत हिंद के आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा है। मौलवी इश्तियाक शोपिया के मौलवी इरफान के भी संपर्क में था। मेवात से गिरफ्तार मौलवी इश्तियाक अल फलाह में कई डॉक्टरों और छात्रों के संपर्क में था। जांच में सामने आया है कि मौलवी इश्तियाक का फरीदाबाद के फतेहपुर तगा गांव में 3 कमरों का एक मकान है, जिसमें एक कमरा उसने डॉक्टर मुजम्मिल को किराए पर दे रखा था। गौर करने वाली बात यह है कि पुलिस ने यहीं से 2563 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया था। मेवात में बढ़ता अपराध और खास तौर पर इस अपराध का असर जब पूरे देश पर पड़ने लगे तो सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हो जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसे मामले भी पिछले कुछ समय में सामने आए जहां सुरक्षा एजेंसियां जब नूह में कोई कार्रवाई करने जाती है तो उनको विरोध का भी सामना करना पड़ता है। और यही सवाल अब सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट में नूह का कनेक्शन स्टैब्लिश होना सुरक्षा एजेंसियों को नूह की तरफ और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत को महसूस कराता है, ताकि अपराध में जिस तरीके से कमी लाई जा सके उसी तरीके से नूह और मेवात में बढ़ते अपराध को भी रोकना सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ा चैलेंज बनता नजर आ रहा है। जानकार बताते हैं कि दक्षिण हरियाणा के ग्रामीण इलाके आतंकियों के लिए महफूज ठिकाना बनते जा रहे हैं। फतेहपुर तगा से भारी मात्रा में विस्फोटक का मिलना, गिरफ्तार आतंकियों का मेवात कनेक्शन सामने आना और फरीदाबाद में धमाके की योजना बनाना बताता है कि आतंकी इन इलाकों का कैसे इस्तेमाल कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली धमाके की जांच ने एक बार फिर देश की सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। जांच में खुलासा हुआ है कि देश की राजधानी दिल्ली से सटा हरियाणा का मेवात, नूह और फरीदाबाद अब दहशतगर्दों का सेफ जोन बन चुका है। जिन इलाकों में कभी सांप्रदायिक हिंसा की आग भड़कती थी, अब वहीं बारूद और हथियारों का जखीरा छिपाया जा रहा है। दिल्ली ब्लास्ट के मास्टरमाइंड डॉक्टर मुजम्मिल की निशानदेही पर मेवात में हुए छापों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और बढ़ा दी है। सवाल यह है कि क्या देश की राजधानी से सटे ये इलाके अब आतंकियों का महफूज ठिकाना बन गए हैं? देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो हरियाणा के उन ठिकानों से पर्दा उठाएगी जहां साजिश और दहशतगर्दी का खौफनाक खेल खेला जा रहा था।
हरियाणा का मेवात दहशतगर्दों का महफूज ठिकाना। दिल्ली धमाके से जुड़े आतंकियों के तार हरियाणा के मेवात, फरीदाबाद और नूह से जुड़े हैं। ये बात सुरक्षा एजेंसियों की जांच से साफ हो गई है। देश को दहलाने की साजिश रचने वाले आतंकी हरियाणा के मेवात, फरीदाबाद और नूह को यूं ही नहीं अपना महफूज ठिकाना मानते हैं। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 1.5 घंटे की दूरी पर स्थित मेवात सांप्रदायिक हिंसा का भी केंद्र रहा है। लाल किला ब्लास्ट केस में पकड़े गए आतंकी एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे कर रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बुधवार को मेवात में छापेमारी की थी। इस छापेमारी में आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल की निशानदेही पर मेवात के नूह में उन दुकानदारों को चिन्हित किया गया जहां से मुजम्मिल और उसके बाकी साथियों ने फर्टिलाइजर खरीदे थे और इन फर्टिलाइजर से भारी तादाद में अमोनियम नाइट्रेट बनाया गया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और सेंट्रल एजेंसीज मेवात के नूह में लगातार रेड कर रही है, खास तौर पर उन दुकानों पर जहां से अमोनियम नाइट्रेट खरीदा गया, क्योंकि इसका इस्तेमाल खेतीबाड़ी के लिए भी किया जाता है। साथ ही बकायदा उस मार्केट की वीडियो कर डॉक्टर मुजम्मिल, जो कि इस समय जम्मू कश्मीर पुलिस की कस्टडी में है, जम्मू कश्मीर पुलिस को जो एजेंसीज है वो वीडियो भेज रही है ताकि तमाम सबूत इकट्ठे किए जा सके। लेकिन दिल्ली ब्लास्ट में और जिस तरीके से पूरी कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है उसमें नूह और खास तौर पर मेवात का इन्वॉल्वमेंट होना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। और यही कारण है कि सबूतों की कड़ियों को जोड़ते जोड़ते अब जांच मेवात तक पहुंच गई है। मतलब दक्षिण हरियाणा का रिमोट एरिया आतंकी गतिविधियों के लिए महफूज ठिकाना बनता जा रहा है। फतेहपुर तगा गांव, जहां आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल ने एक किराए के मकान में 2563 किलो विस्फोटक छिपा रखा था, वो गांव जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर है। वहीं धौजा गांव से पुलिस ने 360 किलो विस्फोटक, राइफल, पिस्टल समेत आतंकी गतिविधियों से संबंधित अन्य सामग्री बरामद की है। दहशतगर्दों ने जिन इलाकों को आतंकी गतिविधियों के लिए चुना था वहां किसी का पहुंचना आसान नहीं है, क्योंकि सड़कें जर्जर हैं। पुलिस इन इलाकों में शायद ही कभी गश्त पर जाती होंगी। यही वजह है कि आतंकी मुजम्मिल ने इस इलाके को चुना था। वहीं मेवात से नजदीकी के चलते फरीदाबाद भी आतंकियों का सुरक्षित ठिकाना बन गया है। आतंकी न सिर्फ इन इलाकों में पनाह लेते हैं बल्कि विस्फोटक और घातक हथियार भी इन्हीं इलाकों में छिपाते हैं। इससे पहले इसी साल मार्च के महीने में फरीदाबाद के ही पाली गांव से आतंकी अब्दुल रहमान को पकड़ा गया था। दरअसल अरावली से सटा पाली और धौजा इलाका आतंकियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बन गया है। साल 2025 में अब तक 2 मामले इसी इलाके से सामने आ चुके हैं। 10 महीने में 4 किलोमीटर के दायरे में दूसरी बार विस्फोटक मिला है। 2 मार्च 2025 को संदिग्ध आतंकी अब्दुल को भी पाली गांव से ही गिरफ्तार किया गया था। आतंकी अब्दुल के पास से 2 हैंड ग्रेनेड और डेटोनेटर बरामद किया गया था। बताया जा रहा है कि संदिग्ध आतंकी अब्दुल हैंड ग्रेनेड और विस्फोटक लेकर यहां से आगे जाने वाला था, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल संदिग्ध आतंकी जेल में बंद है। गुजरात एटीएस और पलवल एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में आतंकी पकड़ा गया था। बात यही खत्म नहीं होती है। हाल ही में पड़ोसी जिला पलवल के हथीन से भी 2 पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें आरोपी तौफीक आलिमेव गांव का रहने वाला था, जिस पर सेना से जुड़ी गोपनीय जानकारी पाकिस्तानी उच्च आयोग को भेजने का आरोप था। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने 30 सितंबर को पाकिस्तान को खुफिया सूचना देने के आरोप में यूट्यूबर वसीम अकरम को भी गिरफ्तार किया था। मई में पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में एनआईए ने नूह के कांगरका गांव से ताउड़ू के रहने वाले मोहम्मद तारीफ और नूह के राजा गांव के रहने वाले अरमान को गिरफ्तार किया था। दोनों पर पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप था। हरियाणा के दक्षिणी छोर पर बसे ये सभी इलाके दूर दराज के गांव हैं।
खास बात यह है कि ये सभी मुस्लिम बहुल इलाके हैं। वहीं सुरक्षा एजेंसियों की जांच में यह भी सामने आया है कि लाल किला ब्लास्ट का कनेक्शन नूह से जुड़ा है। दिल्ली पुलिस बुधवार को नूह फिरोजपुर झिरका के वसई गांव पहुंची थी। बताया जा रहा है कि इस इलाके में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल अवैध माइनिंग में किया जाता है। आपको बता दें कि नूह को कभी मेवात जिले के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2016 में इसका नाम बदल दिया गया। यहाँ की 80% आबादी मुस्लिम है। नूह जिला लगभग 1900 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। गुरुग्राम से सटे होने के बावजूद नूह काफी पिछड़ा हुआ है। 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ की आबादी 10,89,000 है। इस आबादी में 80% मुस्लिम है और 20% हिंदू हैं। ये इलाका कितना पिछड़ा है इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि यहाँ की साक्षरता दर 55% से भी कम है। हरियाणा का नूह अक्सर सांप्रदायिक हिंसा की आग में जलता रहा है। आंकड़ों पर गौर करें तो 12 अगस्त 2025 को नूह में हिंसा हुई थी। 2 समुदायों में हिंसक झड़प, पथराव और आगजनी हुई थी। इस हिंसक झड़प में कई लोग घायल हुए थे। 23 जुलाई 2023 को ब्रजमंडल यात्रा रोकने की कोशिश की गई थी। यात्रा शुरू होने के बाद ही दंगे भड़क गए थे। पूरे शहर में आगजनी और पथराव किया गया। 150 से ज्यादा गाड़ियों को फूंक दिया गया था। मेवात का नूह हमेशा से ही चर्चों में रहा है। चाहे दंगों को लेकर नूह अक्सर चर्चों में रहा, उसके अलावा डिजिटल क्राइम को लेकर नूह की चर्चा हमेशा से की जाती है, साइबर फ्रॉड को लेकर हमेशा से नूह की चर्चा की जाती है, गौ तस्करी को लेकर नूह की चर्चा की जाती है। लेकिन इस बार मेवात का नूह इसलिए चर्चा में आया क्योंकि जो ब्लास्ट में यूज होने वाला मटेरियल अमोनियम नाइट्रेट वो नूह के बाजारों से ही खरीदा गया। अब सवाल ये उठता है कि इतना ज्वलनशील जो पदार्थ है उसको बेचने में क्या कोई गाइडलाइन का पालन किया गया। हालांकि जब बात नूह की जाती है तो हर सवाल का जवाब एक दंगों से, अलग अलग हिंसाओं से जुड़कर मिलता है, क्योंकि इससे पहले नूह का इतिहास हमेशा से ही विवादों से घिरा रहा है। बहरहाल मेवात, फरीदाबाद और नूह को लेकर जो खुलासे हुए हैं उसके बाद सुरक्षा एजेंसियां भी चौकन्नी हो गई हैं। माना जा रहा है कि पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इन इलाकों में होने वाली हर संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर रखेंगी। वहीं सरकार भी आतंकियों के लिए महफूज ठिकाना बन रहे इन इलाकों पर अपनी निगरानी बढ़ा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अल फलाह इन आतंकियों का हेडक्वार्टर जरूर था, लेकिन नेटवर्क सहारनपुर से लेकर तुर्की तक फैला हुआ था। सोच कर देखिए, लखनऊ की रहने वाली शाहीन जो कानपुर के एक अस्पताल में काम करती थी, जो सरहद पार कर पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के नेटवर्क से जुड़ गई। कुल मिलाकर दिल्ली के लाल किले के पास हुए ब्लास्ट ने आतंक के ट्राइएंगल को उजागर कर दिया। लेकिन आखिर ये कनेक्शन है क्या, समझाते हैं आपको खास रिपोर्ट के जरिए। की शाम दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के बाद जांच एजेंसियां लगातार कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए धमाके के पीछे जैश ए मोहम्मद का नया व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल उजागर भी हो गया है। इस मॉड्यूल में डॉक्टर, प्रोफेसर और महिला मेंबर शामिल थे जो पाकिस्तानी हैंडलर से सीधे संपर्क में थे। जांच में यह भी पता चला कि ये नेटवर्क मेडिकल प्रोफेशन और शैक्षणिक संस्थानों की आड़ में काम कर रहा था और हरियाणा के फरीदाबाद, जम्मू कश्मीर के पुलवामा और यूपी के सहारनपुर समेत कई इलाकों से जुड़ा हुआ था। लेकिन इस घटना ने एजेंसियों के सामने नई चुनौती पेश कर दी और अब बन चुका है आतंकवाद का एक ऐसा ट्राइएंगल जो एजेंसियों के लिए भी चुनौती बन गया। और ये नई चुनौती है भारत का नया दुश्मन। दरअसल लाल किले के पास हुए धमाके की जांच में ये तो पता चला कि इसमें जैश ए मोहम्मद का एक मॉड्यूल शामिल था, लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये है कि इसका संचालन तुर्की से जुड़े स्रोतों के जरिए हो रहा था। इस धमाके से जुड़े आतंकियों का संपर्क तुर्की की राजधानी
अंकारा में मौजूद हैंडलरों से था, जिसका कोड नेम उकासा है। भारत में मौजूद सेशन नाम के ऐप से अंकारा में मौजूद हैंडलरों से आतंकी संपर्क में थे और उन्हें वहीं से गाइड किया जा रहा था। हालांकि तुर्की आतंकियों को किसी भी तरह के सहयोग की बात को नकार रहा है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की के स्टैंड और तुर्की का पाकिस्तान के साथ गलबहिया और अब जांच एजेंसियों की जांच में आतंकियों के तुर्की से जुड़ते तार साफ साफ बता रहे हैं कि आतंक के ट्राइएंगल में तुर्की पाकिस्तान का सेफ लैंडिंग स्पेस बन गया है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली धमाके के दो किरदार उमर और मुजम्मिल तुर्की के दौरे पर गए थे। इस दौरान दोनों आतंकियों ने तुर्की में हैंडलर से मुलाकात की थी। उस हैंडलर का कोड वर्ड था उकासा। जांच में यह भी सामने आया है कि इनके पासपोर्ट पर तुर्की का इमिग्रेशन मुहर लगा है। इसका मतलब साफ है कि इन दोनों ने तुर्की की यात्रा की थी। अब सवाल ये है कि आखिर ये दोनों तुर्की क्या करने गए थे। जानकारी ये मिल रही है कि तुर्की दौरे से पहले इन दोनों ने टेलीग्राम ऐप ज्वाइन कर लिया था। इसके बाद अगली मीटिंग तुर्की में की। सूत्रों के मुताबिक तुर्की के दौरे के बाद ही आतंकियों ने फरीदाबाद और सहारनपुर लोकेशन चुना। तुर्की से लौटने के बाद ये ग्रुप पूरे देश में फैल गया और वहीं से ऑपरेट करने लगा, साथ ही ब्लास्ट की प्लानिंग में जुट गए। तो वही सूत्र ये भी बता रहे हैं कि आतंक के तार सऊदी अरब से भी जुड़े हैं। हालांकि सऊदी अरब का इन आतंकियों के साथ सीधा संबंध तो सामने नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि आतंकियों की फंडिंग के लिए सऊदी अरब का इस्तेमाल किया गया। इतना ही नहीं, सऊदी में पाकिस्तान के एक्टिव स्लीपर सेल ने भी इन आतंकियों को मदद पहुंचाई। तो वहीं अब दिल्ली ब्लास्ट में शामिल आतंकियों के बांग्लादेश कनेक्शन की भी जांच की जा रही है। साथ ही निकलते नए नए तार और गठजोड़ भारत के सामने सुरक्षा को लेकर नई चुनौती भी पेश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली के धमाके के बाद फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि अल फलाह ही आतंकियों के लिए मीटिंग और प्लानिंग पॉइंट बन गई थी। आतंकी अल फलाह में बैठकर देश को दहलाने की साजिशें रचते थे। एक्शन लेते हुए भारतीय विश्वविद्यालय संघ ने अल फलाह की मेंबरशिप सस्पेंड कर दी है। लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या अल फलाह को आतंकियों की क्लासेस चलाने के लिए आतंकी मुल्क से भी फंडिंग होती थी? समझाते हैं आपको। जिस यूनिवर्सिटी में इंसानी जान को बचाने की पढ़ाई होनी चाहिए थी, वहां खून की नदियां बहाने की तैयारी चल रही थी। जिन्हें धरती का भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर तैयार करने थे, वहां हैवान तैयार हो रहे थे। यही है वो आतंकी फैक्ट्री अल फलाह यूनिवर्सिटी, जिसकी असलियत अब दुनिया के सामने आई तो आम लोगों के साथ साथ जांच एजेंसियां भी सन्न रह गई। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब और कैसे फरीदाबाद में कई एकड़ में फैली ये यूनिवर्सिटी आतंक का गढ़ बन गई। जिस यूनिवर्सिटी के भीतर फिलहाल जांच एजेंसियों ने डेरा डाल रखा है, दरअसल इसकी शुरुआत ही झूठ और फरेब की बुनियाद पर रखी गई। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि नैक ने खुद यूनिवर्सिटी को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यूनिवर्सिटी पर वेबसाइट पर गलत मान्यता प्रदर्शित करने का आरोप लगा है। नोटिस में साफ लिखा गया है कि ना तो अल फलाह यूनिवर्सिटी मान्यता प्राप्त है और न ही यूनिवर्सिटी ने मान्यता के लिए संस्थान को कभी आवेदन किया, यानी यूनिवर्सिटी ने वेबसाइट पर भ्रामक जानकारियां दी है। हालांकि अब नैक ने 15 दिनों के भीतर जवाब देने और उसके बाद उचित जवाब न मिलने पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। इतना ही नहीं, सवालों के घेरे में आ चुकी इस यूनिवर्सिटी में जालसाजी सिर्फ एक मामले में नहीं, बल्कि ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब जांच एजेंसियां भी तलाश रही है। सबसे पहले, जब यूनिवर्सिटी ने मान्यता के लिए आवेदन ही नहीं किया तो वेबसाइट पर भ्रामक जानकारी क्यों? यूनिवर्सिटी ने कश्मीर से बर्खास्त 2 डॉक्टरों को कैसे बिना जांच किए नौकरी पर रख लिया? 2023 में आतंकी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने के बाद भी
डॉक्टर नासिर को नौकरी पर रखा गया। ब्लास्ट करने वाले डॉक्टर उमर को अनंतनाग के हॉस्पिटल से बर्खास्त किए जाने के बावजूद अल फलाह में नौकरी मिली। अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक और ट्रस्टी भी शक के दायरे में। अल फलाह की मैनेजिंग ट्रस्टी और संस्थापक जवाद अहमद सिद्दीकी है। पुराने आपराधिक मामलों को लेकर शक की सुइयां उनकी ओर भी घूम रही है और अब पुलिस जवाद के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाल रही है। यानी सवाल सिर्फ गलत रजिस्ट्रेशन या भर्तियों को लेकर जालसाजी का ही नहीं, उसमें पढ़ने वाले खास वर्ग के छात्रों को लेकर के भी है। अल फलाह यूनिवर्सिटी वैसे तो फरीदाबाद में चल रही है, लेकिन इसमें पढ़ने वाले सबसे ज्यादा छात्र कश्मीर के हैं। अपने शुरुआती सालों में अल फलाह यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक छात्रों के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया के एक विकल्प के रूप में सामने आई। इसमें एमबीबीएस का कोर्स साल 2019 में शुरू हुआ था, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इस यूनिवर्सिटी में 40% छात्र कश्मीर से हैं। सवाल यह है कि यह महज संयोग है या प्रयोग? क्या जानबूझकर कश्मीरी छात्रों को पढ़ाई के नाम पर यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलाया गया ताकि बाद में आसानी से उनका ब्रेन वॉश कर मॉड्यूल का हिस्सा बनाया जा सके? लेकिन सवाल यह है कि क्या छात्रों के एडमिशन के पीछे कोई गैंग भी काम कर रहा था? इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम ने विश्वविद्यालय के मैनेजमेंट के कई अधिकारियों से पूछताछ की। पहले तो एचआर टीम ने यह मानने से ही इनकार कर दिया कि विश्वविद्यालय में कश्मीरी छात्रों की संख्या लगभग 40% है, लेकिन जब बाद में सख्ती से पूछताछ हुई तो विश्वविद्यालय ने कहा कि विश्वविद्यालय का एडमिशन फॉर्म ऑनलाइन उपलब्ध है और देश के किसी भी कोने से कोई भी छात्र कभी भी आवेदन कर सकता है। हालांकि मैनेजमेंट का ये जवाब जांच एजेंसियों के गले नहीं उतर रहा, इसीलिए एडमिशंस को लेकर जांच का दायरा और बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर अभी भी दिल्ली पुलिस के जो कर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद है और संभवतः यहाँ पर जो हरियाणा पुलिस है, फरीदाबाद पुलिस है, वो भी यहाँ पर पहुंची थी और चाहे वो सिद्दीकी को लेकर बातचीत हो, उसको लेकर डिनायल जो है वो साफ तौर पर दिया गया। लेकिन ये रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर की आप तस्वीरें देखेंगे, अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े एप्लीकेशन फॉर्म, अंडरटेकिंग फॉर्म इस तरीके से यहाँ पर हमें मिल रहे हैं और इसमें जो आप एड्रेस भी देखेंगे वो अल फलाह यूनिवर्सिटी का एड्रेस, एप्लीकेशन अंडरटेकिंग फॉर इंश्योरेंस ऑफ डिग्री डिप्लोमा, तो यानी कि डिग्री और डिप्लोमा कोर्स दोनों यहाँ पर होते हैं। एक पूरा शेल यहाँ पर आप देखेंगे जो बना हुआ है और इन शेल्स में आपको अलग अलग अल फलाह यूनिवर्सिटीज के जो डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस यहाँ पर पहुंची, हरियाणा पुलिस यहाँ पर पहुंची, जो डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ से लिए गए हैं और संभवतः इस यूनिवर्सिटी को लेकर इसका क्या रोल है, किस तरीके से ये पढ़ाते हैं, कैसे ये चलती है, हर दस्तावेजों की अब जांच जो है वो संभवतः यहाँ पर की जा रही है। कुल मिलाकर अब फरीदाबाद की ये यूनिवर्सिटी जांच एजेंसियों के रडार पर है। बीते दिनों केंद्रीय एजेंसियों ने विश्वविद्यालय के कमरा नंबर 4 और कमरा नंबर 13 से 2 डायरियां बरामद की है, जिसमें कुछ सीक्रेट कोड भी मिले हैं, जिसे दिल्ली ब्लास्ट से जोड़कर देखा जा रहा है। अब तक की जांच में यूनिवर्सिटी के 3 डॉक्टरों, डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर उमर मोहम्मद और डॉक्टर शाहीन शाहिद का नाम सामने आया है, जो कथित तौर पर जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवात उल हिंद जैसे पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं। हालांकि अब मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसियों के पास है, लेकिन हर रोज इससे जुड़े हुए कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। और अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर बने आतंक के एपिक सेंटर की। अल फलाह यूनिवर्सिटी के रूम नंबर 13 को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। रूम नंबर 13 में ही दिल्ली धमाके की पटकथा लिखी गई थी। पुलिस को कमरे से आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल और उमर की डायरी भी मिली है, जिसमें धमाके की तारीख और जगह का जिक्र किया गया है। फिलहाल पुलिस ने कमरे को सील कर दिया है और अपनी ओर से जांच तेज कर दी है, लेकिन डायरी में जो बातें लिखी हुई हैं और जो कोड वर्ड्स दिए हुए हैं वो वाकई में हैरान करने वाले हैं। आपको भी दिखाते हैं। दिल्ली ब्लास्ट मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं और जांच की सुई बार बार अल फलाह यूनिवर्सिटी पर आकर टिक जाती है। अल फलाह पर लगातार छापेमारी हो रही है और यूनिवर्सिटी की 4 दीवारी में बंद राज से पर्दा उठ रहा है।
जांच यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 13 तक पहुंच गई है। ये वही कमरा है जहां से व्हाइट कॉलर डॉक्टर्स ने दिल्ली धमाके की पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी। कमरा नंबर 13 धमाके में शामिल डॉक्टर मुजम्मिल को अलॉट था। इसी कमरे में मुजम्मिल प्लानिंग करता था, बाकी आतंकियों के साथ मीटिंग करता था। इसी कमरा नंबर 13 में दिल्ली में धमाके की खूनी साजिश रची गई। कमरे पर डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर उमर के साथ मुजम्मिल भी मीटिंग करता था। आतंक से जुड़े कई व्हाइट कॉलर आतंकियों की बैठक भी इसी कमरे में हुआ करती थी। अगर इस बिल्डिंग की बात करें तो बताया जा रहा है कि वही बिल्डिंग है, बिल्डिंग नंबर 17 रूम नंबर 13, यानी जहां पे मुजम्मिल और उमर रहते थे। पूरी तरह से आतंकी साजिश का एक प्लॉट उन्होंने रचा और बताया जा रहा है इन्हीं हॉस्टल के कमरों में वो रहते थे। यहाँ पे रह करके बाकायदा पूरा प्लॉट उन्होंने रचा है और बहुत बड़ी साजिश जो है वो कर रहे थे। हालांकि साजिश उनकी नाकाम हो जाती है क्योंकि उनकी जो साजिश थी वो देश के अलग अलग हिस्सों में और खास तौर पर धार्मिक स्थल को टारगेट करना यही साजिश थी। हालांकि बात करें तो दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। इस आतंकी अड्डे से पुलिस को कई संदिग्ध सामान भी मिले हैं। इस कमरे से एक डिवाइस, पेन ड्राइव, केमिकल और काले चिट्टों की एक डायरी भी मिली है। पुलिस ने डिजिटल डेटा भी बरामद किया है। दावा है कि इसी कमरे से बैठकर मुजम्मिल ने केमिकल्स चुराने की योजना भी बनाई थी। कमरा नंबर 13 के पास एक लैब से मुजम्मिल ने केमिकल्स चुराए और फरीदाबाद के ठिकानों में रखे। यूनिवर्सिटी की लैब से लाए गए केमिकल्स को छोटे छोटे सैंपल्स में तैयार किया जाता था। जांच एजेंसियों को यहां से अमोनियम नाइट्रेट और ऑक्साइड के अंश मिले, जिन्हें मिलाकर ही दिल्ली धमाके में इस्तेमाल हुआ विस्फोटक बनाया गया था। पुलिस को कमरे से आतंकी मुजम्मिल और उमर की डायरी भी मिली, जिसमें धमाके की तारीख और जगह का जिक्र किया गया है। डायरी में खुलासा हुआ है कि आतंकी 8 से 12 नवंबर के बीच कई हमले की प्लानिंग कर रहे थे। डॉक्टर उमर की रूम नंबर 4 से डायरी मिली। मुजम्मिल की रूम नंबर 13 से भी डायरी मिली है। डायरी और नोटबुक में कोड वर्ड्स का इस्तेमाल है। 8 से 12 नवंबर का कई बार जिक्र है। डायरी के अंदर ऑपरेशन शब्द का भी कई बार इस्तेमाल किया गया है। ऑपरेशन का अर्थ आतंकी हमला माना जा रहा है। डायरी के पन्नों में कोड वर्ड्स है जो अब एनआईए और एटीएस की टीम डिकोड कर रही है। आतंकियों के मोबाइल और पूछताछ से भी कई सनसनीखेज जानकारियां सामने आई है। उमर मुजम्मिल ने कई बार लाल किले की रेकी की। आतंकी 26 जनवरी 2025 को लाल किले के पास हमला करना चाहते थे, लेकिन जवानों की मुस्तैदी के चलते ऐसा नहीं हो सका। इसके अलावा 6 दिसंबर को भी दिल्ली में 6 जगहों पर विस्फोट का प्लान था। आतंकी बाबरी मस्जिद का बदला लेना चाहते थे। दिल्ली धमाके में तीनों मुख्य साजिशकर्ताओं का संबंध अल फलाह यूनिवर्सिटी से। अल फलाह यूनिवर्सिटी अब जांच एजेंसियों के भी रडार पर है। जांच एजेंसियां जांच में जुटी हैं और जल्द अल फलाह की हर रात से पर्दा उठ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ जांच एजेंसियां हैं जो अपनी ओर से जांच कर रही है, लगातार धरपकड़ कर रही हैं, तो वहीं दिल्ली धमाके को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। खुद को देशभक्त दिखाने की कोशिश करने वाले लोग एक्सपोज हो चुके हैं। ये लोग देश से ज्यादा वोट के लिए परेशान हैं। किस तरीके से इनकी परेशानी सामने आ रही है और कैसे दिल्ली ब्लास्ट के बाद बयानबाजी हो रही है, दिखाते हैं आपको। ऑपरेशन सिंदूर की तरह ही दिल्ली धमाके पर सियासत गर्मा गई है, क्योंकि धमाका करने वाला डॉक्टर उमर नबी मुसलमान है। पहले की तरह आतंकी घटना में किसी मुसलमान आतंकी पर कार्रवाई होती है तो विपक्ष सेक्युलरिज्म की बात करने लगता है। सरकार और पुलिस की कार्रवाई को नाजायज बताया जाता है। दिल्ली धमाकों पर भी जांच एजेंसियों ने जैसे ही धरपकड़ शुरू की तो सारे सेक्युलर बिलबिलाने लगे। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने इसे आतंकियों के साथ जुल्म और नाइंसाफी तक बता दिया। जिन लोगों ने ब्लास्ट किया, इंक्वायरी करके उन्हें फांसी के फंदे पर 6 महीने में चढ़ा देना चाहिए और किसी निर्दोष के साथ ऐसा न करो। अगर अपनी नाकामी को छुपाने के लिए किसी को पकड़ के जेल में डाल देना, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा जो है बदसूरी नाइंसाफी है और जो है ये इनकी नाकामयाबी है, असफलता है डिपार्टमेंट की जो इस तरह करते हैं। सपा का साथ देने के लिए कांग्रेस भी मैदान में आ गई। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम तो आतंकियों को हालात का मारा मान रहे हैं और बता रहे हैं कि ये विदेशी नहीं, घर के अंदर के आतंकी हैं।
पी चिदम्बरम ने पोस्ट कर लिखा, आतंकवादी दो तरीके के होते हैं, पहले विदेशों से प्रशिक्षित घुसपैठ करके आने वाले और दूसरे देश के भीतर पैदा हुए आतंकी। सरकार ने चुप्पी साध रखी है क्योंकि सरकार भी जानती है कि देश के भीतर पैदा होने वाले आतंकी भी मौजूद हैं। हमें खुद से पूछना चाहिए कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जो पढ़े लिखे भारतीय नागरिकों को आतंकवादी बनने तक धकेल देती है। और कल दिन भर रहिए रिपब्लिक भारत के साथ, क्योंकि हम दिखाएंगे सबसे सटीक रुझान और सबसे तेज नतीजे। क्या रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए रिपब्लिक भारत। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।